हेलो गाइस, वेलकम टू सोलो टेल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी देरी से आ रही है। पर क्या करूँ, मेरी हेल्थ बीच में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी जिससे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय द वे, मैं आज बात करने वाली हूँ फिल्म प्राइमर के बारे में। कहा जाता है कि ये मूवी दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवी है और कई बार इस मूवी को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी साइंटिस्ट ने लिखा है। इस मूवी में कई सारी थ्योरीज का यूज़ किया गया है जिस वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन इसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट और कहानी नरेट करने का तरीका बताया गया है वो बहुत बेहतरीन है। बस आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा क्योंकि शायद स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन एंड तक आते आते इस मूवी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी प्राइमर की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गैरेज देखते हैं जिसमें 4 इंजीनियर्स अपने फ्री टाइम में उस गैरेज के अंदर किसी तरह की मशीन बनाने में लगे होते हैं। इन चारों के नाम एरन, एब, फिलिप और रॉबर्ट होते हैं। इनका प्रोजेक्ट एक ऐसी मशीन बनाना था जिससे किसी भी सामान के वजन को कम किया जा सके ताकि उसे सिरकाने में आसानी हो। आगे ये चारों कई दिनों तक इसी खोज में लगे रहते हैं लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी बीच फिलिप और रॉबर्ट इस प्रोजेक्ट से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चक्कर में उनका फ्री टाइम हाथ से जा रहा था और मशीन में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा था। उसी रात जब ये सब एरन के कमरे में कुछ डिस्कस करने जाते हैं तो वहाँ पर हम व्यूवर्स पहली बार कैरा को देखते हैं जो एरन की वाइफ होती है और उन्हीं के नेक्स्ट वाले कमरे में कोई काम कर रही होती है। वही डिस्कशन के बीच फिलिप और रॉबर्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट उतना भी खास नहीं है जिसके लिए इतना सारा समय लगाया जा सके। तो इस पर एरन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह दोनों समझने को राजी नहीं होते और फिर वहां से चले जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में एरन और एब अकेले पड़ जाते हैं और काफ़ी निराश हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों अपने लेबोरेटरी यानी उस गैरेज में जाते हैं तो इन्हें वहाँ दिखता है कि इनके मशीन में डाले गए ऑब्जेक्ट्स पर बदलाव होने लगे हैं। तो ये देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, पर ये बात ये दोनों अपने तक ही रखते हैं और किसी को नहीं बताते। इसके बाद ये दोनों रात को गैरेज से निकलकर एक पार्टी में जाते हैं। इस एरिया में एनिवर्सरीज और पार्टी होना काफी आम बात है और ये लगभग हर दिन होती रहती है। पर एरन और एब यहाँ इसलिए आए होती हैं क्योंकि यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट में फंड यानी पैसे लगाने वाला एक आदमी मिस्टर थॉमस ग्रेंजर भी आया था। लेकिन एब के यहाँ आने का एक दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर मिस्टर ग्रेंजर की डॉटर रैचल ग्रेंजर भी आई हुई थी। दरअसल एब रैचल का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों रिलेशन में हैं और शायद रेचल की ही वजह से उसके डैड मिस्टर ग्रेंजर उनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने को राजी हुए थे। पार्टी के बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर एब एरन के पास जाता है और इस वक्त एरन एक बेंच में बैठा हुआ कोई गाना सुन रहा होता है। लेकिन फिर एब उसे आकर बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम फ्री हो? तो एरन कहता है जरूर, क्योंकि आज मेरे पास शाम तक रिपेयरिंग का कोई काम नहीं है। तो उसके ऐसा कहने पर एब उसे एक बॉल की शेप का कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है और कहता है कि कल रात पार्टी में जाने से पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को हमारी मशीन में डालकर छोड़ दिया था, पर आज सुबह इसे देखने पर ये थोड़ा पुराना लग रहा है, मानो ये काफी हफ्तों से उसी मशीन में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में ये दोनों उस ऑब्जेक्ट का क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं जिससे उनका शक सही साबित होता है और अब इन्हें पता चलता है कि इन्होंने गलती से एक टाइम मशीन बना डाली है। अब एरन और एब इस मशीन से टाइम ट्रेवल करने के तरीकों को जानने के लिए इसमें एक वॉच डालते हैं जिसके आधार पर इन्हें पता चलता है कि इस मशीन में कोई भी ऑब्जेक्ट आने वाले टाइम की जगह उस टाइम पर पहुंच सकती है जिस टाइम पर मशीन स्टार्ट की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मशीन 9 बजे स्टार्ट की और 6 घंटे कहीं बिताने के बाद उस मशीन में एंटर किया तो वो फिर से 6 घंटे पीछे यानी 9 बजे के टाइम में पहुंच जाएगा। यानी इस मूवी में आप बाकी मूवीज की तरह टाइम स्किप नहीं कर सकते, बल्कि वो पूरा टाइम आपको कहीं ना कहीं जीना होगा। यानी ये मशीन भी कुछ टेनेट फिल्म के टाइम मशीन की तरह है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि अगर ये मशीन सभी ऑब्जेक्ट्स को समय में पीछे भेज सकती है तो एरन और एब के द्वारा डाले गए ऑब्जेक्ट्स पीछे क्यों नहीं गए बल्कि वो पुराने होकर वापस क्यों आ गए? तो इसका लॉजिक ये बताया गया है कि असल में जब ये मशीन टाइम ट्रेवल करती है तो ये टाइम ट्रेवल सीधे तरह से नहीं करती, बल्कि ये ऑब्जेक्ट को 2 टाइम लूप्स में घुमाती रहती है। पहला वो टाइम जब मशीन में ऑब्जेक्ट डाला गया था और दूसरा वो टाइम जितने टाइम उस मशीन में ऑब्जेक्ट डालने से पहले उसे ऑन रखा गया
गया था। जैसे कि अगर मशीन को 12 बजे ऑन किया जाता है और किसी ऑब्जेक्ट को 12:01 में डाला जाता है तो वो मशीन उस ऑब्जेक्ट को 12 बजे और 12:01 के टाइम लूप में घुमाती रहती है, फिर चाहे मशीन के बाहर कितना भी टाइम बीत गया हो। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई उस ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकालता। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट्स खुद से बाहर नहीं निकल सकते तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट उस टाइम पर निकलेंगे जब उसे कोई निकालेगा। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो जब मशीन अपने ऑन किए गए टाइम लूप पर पहुंचेगी तभी इंसान अपनी स्मार्टनेस से उस मशीन से निकल जाएगा और उस समय में पहुंच जाएगा जब मशीन ऑन की गई थी। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मशीन कैसे काम करती है और समय में 6 घंटे पीछे जाने के लिए हमें मशीन को 6 घंटे ऑन क्यों रखना पड़ता है। तो अब एरन और एब उस मशीन के जरिए समय में पीछे जाकर पैसे कमाने का डिसाइड करते हैं, पर इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है उनके साइज़ की मशीन की, क्योंकि ये मशीन बहुत छोटी होती है। तो इस मशीन को बड़ा करने का काम एब अपने पर लेता है और फिर कुछ दिनों बाद एब एरन को एक गोडाउन के पास बुलाता है। जब एरन वहां जाता है तो एब उसे कहता है कि जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो कोई मजाक नहीं बल्कि ये हमने कर दिखाया है। ऐसा कहकर वो उसे एक बाइनोकुलर देता है और गोडाउन की तरफ देखने को कहता है। एरन जैसे ही वहाँ देखता है तो वो वहाँ पर दूसरे एब को देख पाता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर एब उसे थोड़े समय बाद उसी गोडाउन में ले चलता है। यहाँ वो उसे दिखाता है कि उसने उस मशीन के 2 बड़े वर्जन बना दिए हैं, एक खुद के लिए और एक एरन के लिए। और उसने उस मशीन को बॉक्स नाम दिया है क्योंकि ये कुछ बॉक्स के आकार का है। इस बॉक्स के अंदर हमने जो अभी ऐप देखा था वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर गया था। अब आखिर ऐप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर क्यों गया था और इस वक्त एरन के साथ कौन सा वाला ऐप है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में ऐप और एरन टाइम मशीन के जरिए स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान को ऐप नरेट करता है, जिसके साथ मूवी के सीन भी चलते रहते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग ये दोनों कल सुबह 8:30 बजे गोडाउन में मिलेंगे और 8:45 का टाइमर मशीन में सेट कर देंगे, जिससे वो मशीन अपने आप ही 8:45 पर ऑन हो जाएगी। तो इस पर एरन पूछता है कि हम 15 मिनट बाद का टाइमर क्यों सेट करेंगे। अब ऐप बताता है क्योंकि अगर हमने जाते ही मशीन ऑन कर दी तो जो हमारा फ्यूचर वाला रूप होगा वो उसी समय वापस आ जाएगा जब हमने मशीन ऑन की होगी। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान के 2 रूप एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो उनमें से कोई एक अपने आप ही मर जाता है। तो इसलिए हम 15 मिनट बाद का टाइमर सेट करेंगे, जिससे हम हमारे भविष्य वाले रूप के आने से पहले ही वो जगह छोड़कर चले जाएंगे। फिर वहां से निकलने के बाद हम पूरा दिन खुद को किसी होटल के कमरे में आइसोलेट कर लेंगे और बाहर से संपर्क करने वाली सभी चीजों को बंद कर देंगे और सिर्फ स्टॉक मार्केट के शेयर्स पर नजर रखेंगे। फिर 6 घंटे बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिर से गोडाउन पहुंचेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए क्योंकि मशीन के अंदर हम सांस नहीं ले पाएंगे और इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर मशीन को ऑन करने के बाद वो मशीन हमें 8:45 की सुबह यानी 6 घंटे पीछे ले आएगी, जब हम उस मशीन को ऑन कर चले गए थे। फिर समय में वापस लौटने के बाद हम उन शेयर्स पर पैसे लगाएंगे जिसमें हमने प्रॉफिट होता हुआ देखा था और इससे हम काफी पैसे कमा लेंगे। वहीं बात करें हमारे पास्ट वाले रूप की, तो जब तक हम पैसे कमाने में बिजी होंगे तब तक वह उस होटल के कमरे में बंद होंगे और 6 घंटे होटल में रहने वाले हमारे पास्ट वाले रूप उनके 6 घंटे पहले के समय में पहुंच जाएंगे जैसा कि हम पहुंचे थे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि असल में पहला वाला ऐप ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जा रहा था ताकि वो उस मशीन के अंदर सांस ले सके। वहीं बात करें कि इस वक्त एरन के साथ कौन सा वाला ऐप है, तो इसका जवाब ये है कि जब ऐप ने उस मशीन का बड़ा वाला वर्जन बना लिया था तो एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 15 मिनट बाद का टाइमर मशीन में सेट कर लिया और खुद को एक कमरे में 3 घंटे के लिए आइसोलेट कर लिया। फिर 3 घंटे बाद ऐप मशीन के पास गया और 3 घंटे पहले के टाइम में पहुंचकर अपने दोस्त एरन के साथ 3 घंटे बिताए। फिर 3 घंटे पूरा होने के बाद ऐप और एरन ने ऐप के पास वाले रूप को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मशीन के पास जाता हुआ देखा और फिर इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही ऐप बच गया क्योंकि दूसरा वाला ऐप मशीन के जरिए 3 घंटे होटल में आइसोलेट होने के बाद पास्ट में चला गया था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे ये दिखाते हैं कि ये दोनों स्टॉक मार्केट से इसी तरह टाइम ट्रेवल करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं। कई बार तो ये दोनों पैसे कमाने के बाद लौटते समय दूरबीन से खुद को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गोडाउन की तरफ जाता देखते हैं और इससे इन्हें
कंफर्म होता है कि अब इस टाइमलाइन में ये दोनों अकेले हैं, जबकि जिस टाइम ये दोनों स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहे थे तो उस टाइम उनके पास्ट वाले रूप एक आइसोलेट कमरे में स्टॉक मार्केट पर नजर रख रहे थे। पर अब वह दोनों अपने पास्ट में चले गए थे पैसे कमाने, और अब इस टाइमलाइन में भी यही दोनों एरन और एब बचे हुए थे। तो आगे ये दोनों एरन के घर जाते हैं, जहाँ पर एरन की वाइफ कैरा भी होती है, जो उनके बीच की बातें नहीं समझ पाती। एरन कहता है कि वो एक बार प्लैट को एक पंच मारना चाहता है। दरअसल प्लैट उनका बॉस है, पर वो भी किसी समय उनका पार्टनर हुआ करता था, पर इनका एक एक्सपेरिमेंट चुराकर वो अमीर हो गया। तो इसलिए एरन एक आइडिया बताता है कि वो उसे पंच मारकर समय में पीछे लौटकर अपने पास्ट वाले रूप को प्लैट को मारने से रोक लेगा, जिससे प्लैट को वो पंच कभी लगेगा ही नहीं और एरन को उसे मारने का सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन एब उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने तुम्हारे पास्ट वाले रूप को देख लिया तो इससे सिमेट्री टूट जाएगी, जिससे कुछ भी हो सकता है और शायद तुम मर सकते हो। लेकिन एरन कहता है वो तो सिर्फ एक आइडिया बता रहा था। अब इसी बीच एरन की वाइफ एरन को परेशान करते हुए बताती है कि उसे घर के एटिक से चूहों की आवाजें आ रही हैं। तो एरन इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन ये मूवी का एक इम्पोर्टेंट सीन है, तो इसे आप याद रखें। अब अगली सुबह जब एरन और एब एक होटल के कमरे में बंद होने जाते हैं, तभी एब देखता है कि एरन के कान से खून बह रहा है, और ये खून टाइम मशीन में ज्यादा देरी तक टाइम ट्रेवल करने से रेडिएशन के कारण होता है। पर एब इसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि जब जब एब ने टाइम ट्रेवल किया था सिर्फ तभी एरन ने भी टाइम ट्रेवल किया था। तो इस हिसाब से एब के भी कानों से खून बहना चाहिए। तो इसलिए एब समझता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। आगे ये दोनों उसी होटल के कमरे में जाकर टाइम पास करने के लिए कुछ इंडोर गेम्स खेलते हैं और शेयर मार्केट पर भी नजर रखते हैं। पर तभी अचानक से एरन को उसकी वाइफ कैरा का कॉल आता है और वो गलती से उसका कॉल पिक कर लेता है। ये देखकर एब काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर बाहर से कनेक्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं लानी थी, पर क्योंकि अब तुम ये ला चुके हो तो अब तुम इस फोन को पास्ट में मत ले जाना, क्योंकि इससे कॉल सीधा यहाँ पर आने वाले हमारे पास्ट वाले रूप को आएगा, जो कॉल का वही जवाब देगा जो तुमने दिया, और इससे सिमेट्री टूट जाएगी। तो इस हिसाब से इनका ये प्लान बनता है। पर जब ये दोनों पास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एरन के पास फिर से उसकी जेब में वो फोन रह जाता है और उसमें कैरा का कॉल आता है, जैसे उन्हें पास्ट में इस वक्त आया था। अब देखने वाली बात ये है कि जब पिछली बार एरन होटल में था तो वहाँ पर सीधा होटल वाले एरन के पास कॉल आया था, जबकि इस बार स्टॉक मार्केट वाले एरन के पास कॉल आया है। तो इसका रीजन ये दोनों ये निकालते हैं कि जब एरन होटल में था तो उससे पहले टाइम ट्रेवल करने वाले एरन ने याद करके स्टॉक मार्केट आते समय फोन छोड़ दिया था, जिस वजह से कॉल सीधा इस वाले एरन को आया जो उस वक्त होटल में था। पर एक्सीडेंटली एरन अपने फोन अपने साथ ले आया, और क्योंकि हमेशा सेम नंबर वाले सिम में सबसे पास एरिया वाले जगह पर कॉल आता है, तो इसलिए इस बार स्टॉक मार्केट वाले एरन के पास कॉल आया था और इससे सिमेट्री टूट गई। पर इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बाद भी इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आता। तो इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि इनडायरेक्टली सिमेट्री टूटने से कुछ नहीं होता। यानी अब ये दोनों अगर अपने रोज के टाइम ट्रेवल वाले सर्कल से उठकर कुछ नया करे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आगे रोज की तरह अब एरन के घर में सो जाता है, लेकिन तभी रात के 3 बजे एक बच्चा उनकी कार का टॉर्च ऑन कर देता है, जिससे सायरन बज जाता है और एरन और एब की नींद खुल जाती है। मतलब ये दोनों आज पहली बार 5 बजे की जगह 3 बजे उठे हैं, जिससे एक बार फिर सिमेट्री टूट जाती है। पर अब इन्हें पता है कि इनडायरेक्टली सिमेट्री टूटने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए एरन फिर से एब को उसके बॉस प्लेट को जल्दी से उसके घर जाकर पंच मारने का आइडिया जाहिर करता है और कहता है कि पंच मारने के बाद कल सुबह वह दोनों 8:45 के कल वाले समय में वापस पहुंच जाएंगे और वहीं किसी होटल में रहकर 3 बजने का इंतजार करेंगे। फिर जैसे ही 3 बजेंगे वह दोनों गाड़ी के पास से उन बच्चों को भगा देंगे, जिससे उन दोनों की नींद 5 बजे अलार्म से खुलेगी, जैसा यूजुअली होता है, जिससे उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि मशीन में 2 बार एक ही टाइम में जाने से क्या होता है। अब इस आइडिया के साथ ये दोनों प्लेट के घर जाते हैं, पर तभी इन्हें बीच रास्ते में मिस्टर ग्रेंजर दिखते हैं। मिस्टर ग्रेंजर बीमारी की हालत में लग रहे थे और उनकी दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी हुई थी। फिर अब मिस्टर ग्रेंजर
ग्रेंजर के लैंडलाइन पर कॉल करता है तो वहाँ पर उनका कॉल मिस्टर ग्रेंजर उठाते हैं, जबकि मिस्टर ग्रेंजर तो यहाँ है। तो इससे उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ग्रेंजर को शायद उनकी मशीन के बारे में पता लग गया था और उस मशीन को बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के यूज करने के कारण शायद उनकी ये हालत हुई है। अब ये दोनों मिस्टर ग्रेंजर को अपने गोडाउन में लाते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर ग्रेंजर के टाइम ट्रेवल करने से टाइमलाइन में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता था। तो इससे बचने के लिए एब फाइनली एरन को एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि जब उसने टाइम मशीन बनाई थी तो उसके साथ एक फेल सेफ बॉक्स भी बनाया था, वो भी एक तरह का टाइम मशीन है जिसे उसने रियल वाले टाइम मशीन को यूज करने से पहले ऑन कर दिया था। दरअसल एब को पता था कि आने वाले समय में टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम होगी और अगर ऐसा होगा तो वो फेल सेफ के जरिए उस टाइम में पहुंचेगा जब उसने मशीन को पहली बार यूज किया था और उस समय में पहुंचकर मशीन को रोक लेगा। अब प्लान के हिसाब से एब फेल सेफ के जरिए समय में पीछे जाता है और खुद को मशीन को ऑन करने से रोककर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो इस टाइमलाइन वाले एब की लाइफ को रिपीट करते हुए एरन को बताने जाता है कि उसकी मशीन नहीं बन पाई। वो ऐसा इसलिए करने जाता है ताकि एरन को इस मशीन के बारे में कभी पता न चले और वो उस गैरेज में कभी नहीं आए। पर ये सब बताने से पहले ही एब बहुत देर से मशीन में बंद रहने के कारण और टाइम ट्रेवल करने के कारण बेहोश हो जाता है। पर अजीब बात ये होती है कि एरन वही सब रिपीट कर रहा होता है जो उसने पिछली बार एब के आने पर किया था, यानी एब की स्टेटमेंट बदलने के बाद भी एरन की स्टेटमेंट नहीं बदलती। लेकिन जब एरन उसे बेहोश देखता है तो उसके पास बढ़ता है, पर इससे एरन का ईयरपीस हवा में झूलने लगता है, जिससे एब को रिकॉर्ड की हुई सारी उसकी पुरानी कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। इससे वो समझ जाता है कि असल में ये एरन के उसके बताने से पहले ही उस मशीन के बारे में जानता है। आगे एब और एरन एक दूसरे से सवाल करते हैं। एब पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो एरन बताता है कि जब उसने एक दिन गलती से गैरेज का दूसरा वाला शटर खोल दिया था तो उसे वहाँ पर एब का छिपाया गया फेल सेफ बॉक्स मिला। आगे एरन बताता है कि आज शाम वह दोनों रेचल की एक पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन पिछले से भी पिछले टाइमलाइन में वह दोनों उस पार्टी में जा चुके हैं। दरअसल उस शाम पार्टी के दौरान रेचल का पुराना सन की एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से में रेचल को मारने के लिए एक शॉटगन ले आया था। हालांकि उस ओरिजिनल टाइमलाइन में एरन ने ये मामला संभाल लिया था। अब आपका सवाल होगा कि इसी बीच एब कहाँ था, तो असल में वो पार्टी के बीच वहाँ से चला गया था और इसीलिए ये सारा मामला एरन को ही संभालना पड़ा था। पर फिर भी एरन को हर पल यही डर लगा रहता था कि कहीं रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड उसे अकेले में कहीं ले जाकर जान से ना मार डाले। तो इसलिए एरन फिर से मशीन के जरिए टाइम में पीछे जाकर इस मैटर को संभालने की कोशिश करने की जगह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पुलिस से गिरफ्तार करवाने का प्लान बनाता है और पार्टी से एक दिन पहले वाले समय में लौटकर ओरिजिनल वाला एब जो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है उसे एक ड्रग से बेहोश करके एटिक में छिपा देता है। तो असल में एटिक से आने वाली आवाजें चूहों की नहीं बल्कि एरन की थी, जिसे यहाँ बंद कर दिया गया था। अब एरन ओरिजिनल वाले एरन की जगह लेकर उस दिन होने वाली सारी घटनाओं को ईयरपीस और माइक के जरिए रिकॉर्ड कर लेता है ताकि उसे बेहोश हो चुका एरन भी सुन सके और जान सके कि उसकी गैर हाजिरी में उसके भविष्य वाले एरन ने क्या किया था। आगे वो एब के सामने भी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे उसके बताने से पहले मशीन के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी बीच पीछे लौटने के बाद एरन बड़ी चालाकी से अपनी वाली टाइम मशीन और फेल सेफ बॉक्स को उसी टाइम यानी पार्टी में जाने के एक दिन पहले के समय में स्टार्ट कर देता है ताकि किसी इमरजेंसी के वक्त उसके भविष्य का रूप उसका इस्तेमाल करके पीछे आ सके। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि जब एब ने फेल सेफ का इस्तेमाल किया था तो वो उस टाइम में नहीं पहुंचा था जब उसने फेल सेफ ऑन किया था, बल्कि वो उस टाइम में पहुंचा था जब एरन ने फेल सेफ ऑन किया था। पर क्योंकि इसमें कुछ घंटों का ही फर्क था इसलिए एब को ज्यादा पता नहीं चला था। अब एरन उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी में अरेस्ट कराकर उसी टाइमलाइन में रहने लगता है। इसी बीच ओरिजिनल एरन एटिक में पड़ी चीजें खाकर जीने लगता है, पर उसकी आवाज एटिक से बाहर नहीं जाती। इसी दौरान एक बार दूसरा वाला एरन एब के साथ होटल जाता है, पर यहाँ उसके कान से खून बहने लगता है, जिसका कारण अब हमें समझ आता है कि ये सब उसके फेल सेफ मशीन में ज्यादा रहने की साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ था। आगे कहानी आती है उसी सुबह वाली सीन में जब एरन और एब ने मिस्टर ग्रेंजर जो कि फ्यूचर से आए थे उन्हें देखा था। यहाँ से एब को समझ आ गया था कि जरूर उस शाम वाली पार्टी में उसने रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़वाते टाइम कोई ऐसी गड़बड़ी कर दी थी जिससे रेचल के डैड यानी मिस्टर
ग्रेंजर को उनके टाइम मशीन की भनक पड़ गई थी और वो बगैर कुछ जाने उस टाइम मशीन से पास्ट में पहुंच गए थे। तो अब जैसा कि हमें पता है कि उस पार्टी में जाने से एक दिन पहले ही एरन ने अपनी मशीन ऑन करके छोड़ दी थी। तो अब एरन उस मशीन की हेल्प से फिर से एक नई टाइमलाइन में पहुंचता है। यहाँ उसे ओरिजिनल एरन को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे पहले ही पास्ट वाले एरन ने बेहोश कर दिया था। अब एरन जो उस मशीन से आया था वो उस फेलशिप वाले एरन को सब समझा देता है और कहता है कि आज तुम रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़वाने वाले हो, तो वो काम तो मैं कर ही दूंगा, पर इसी के साथ मैं वो गलती भी सुधार लूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये सब समझकर फेलशिप वाला एरन वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। आगे अब यहाँ पर दुनिया के लिए सिर्फ एक ही एरन बचता है और ये एरन अपने लाए गए ईयरपीस को कान में लगा देता है जिसमें पिछली टाइमलाइन में होने वाली सारी रिकॉर्डिंग थी। इसकी मदद से एरन सारी चीजें दोबारा से रिपीट करता है। पर जैसा कि हमने देखा कि एपी फेलसेफ का यूज करके पास्ट में आकर अपने पास्ट वाले रूप को टाइम ट्रेवल करने से रोक लेता है और एरन की तरफ जाकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से कहानी दोबारा कंटिन्यू होती है और अब एरन एप को सारी असलियत बताकर उसे आज शाम रेचल के एक्स को पकड़वाने के लिए राजी करवा लेता है। इसी के साथ वो एप को अपनी ईयरपीस की सारी रिकॉर्डिंग भी सुना देता है। फिर शाम के समय ये दोनों रेचल के उस पार्टी में जाते हैं जिसमें फाइनली एरन रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़वा लेता है और मिस्टर ग्रेंजर पर भी उनका शक करने जैसा कोई सुराग नहीं छोड़ता और फिर पार्टी से लौटकर आराम से सो जाता है। पर वहीं उस पूरी रात एब यही सोचता है कि उनका टाइम ट्रेवल करना उन्हें किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अब इस बारे में बात करने एब एरन को अगले दिन एयरपोर्ट में बुलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइमलाइन में 3 एरन और 2 एब मौजूद हैं। पहला एब जो इस वक्त एयरपोर्ट में है, दूसरा एब जिसे इस एब ने बेहोश कर दिया था, वहीं पहला एरन जो इस वक्त एब के सामने एयरपोर्ट में है, दूसरा एरन जो एटिक में बंद है और तीसरा एरन जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, पर वो आज भी ओरिजिनल एब के लिए अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसीलिए एब एरन को समझाता है कि हमारे पास्ट वाले रूप कभी भी होश में आ सकते हैं, तो इसलिए हमें किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आइडेंटिटी बदल कर रहना चाहिए ताकि दुनिया को हमारी टाइम मशीन के बारे में पता ना चले। तो एरन एब को मना कर देता है और वो इस बात को नहीं मानता, इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एरन अपनी आइडेंटिटी बदलकर अपने नोट्स और कुछ लोगों की मदद से उस मशीन को एक रूम के बराबर जितना बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस ओरिजिनल टाइमलाइन के एरन और एब होश में आ गए थे और वो इस सब से अनजान होकर आज भी एक साथ रह रहे हैं। अगर बात करें तीसरे एरन की, तो जो वॉइस ओवर हमें मूवी के बीच में सुनने को मिली थी वो उसी एरन की थी। जी हाँ, इस मूवी में हमें बीच बीच में एक नरेशन सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने उसे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो कहानी से कहीं भी लिंक नहीं होती। दरअसल वो वॉइस ओवर उसी एरन की थी, यानी वही इस कहानी का नरेटर है और क्योंकि वो कहीं दूर रहकर अपने बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसलिए उसकी नरेशन कहीं भी मूवी में फॉलो करने वाले एरन और एब की कहानी से लिंक नहीं करती। आखिर में बात करें दूसरे वाले एब की, तो उसके बारे में हमें मूवी में आगे नहीं बताया गया, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो शायद दूसरे देश में रहकर एरन से भी कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि असल में वही था जिसने उस मशीन का मेन स्ट्रक्चर और उसे साइज में बड़ा बनाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म प्राइमर की। अब आपका एक डाउट होगा कि अगर एरन और एब अपने पास्ट वाले खुद के रूप से मिल सकते थे तो वो खुद से पहले क्यों नहीं मिले थे। तो इसका आंसर ये है कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि पास्ट में किसी भी तरह का डायरेक्ट कनेक्शन बनाना डेंजरस है, पर जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई वैसे वैसे इन्हें पता चलता रहा कि सिमेट्री ब्रेक होने से भी उनकी बॉडी पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी। और यही सब जानकर एरन ने 2 बार टाइम ट्रेवल किया था, जिससे 3 अलग अलग टाइमलाइन बनी। पहली टाइमलाइन ओरिजिनल थी जिसमें सिर्फ एक एरन था, दूसरी टाइमलाइन में 2 एरन थे जिसमें से एक एरन बेहोश होकर एटिक में बंद था, तीसरी टाइमलाइन में 3 एरन थे, एक एरन जो एटिक में बंद था, दूसरा एरन जो तीसरे एरन के कहने पर कहीं दूर चला गया था और तीसरा एरन जो यहाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको इस मूवी की हर डिटेल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। एंड आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।